नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबरें आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर पुलिस का बड़ा एक्शन। सेंट्रल दिल्ली से कई बांग्लादेशी हुए गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। हैदराबाद में एसआईटी के हत्थे चढ़ा सुरेश चंद्राकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए तेलंगाना में चरलापल्ली न्यू टर्मिनल स्टेशन का करेंगे उद्घाटन। नए जम्मू रेलवे डिवीजन समेत कई रेल प्रोजेक्ट की भी करेंगे शुरुआत। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पर इस्तीफे का दबाव। लिबरल पार्टी के नेता ट्रूडो के कई फैसले से नाखुश। बुधवार को होने वाली कॉक्स बैठक से पहले पद छोड़ सकते हैं ट्रूडो। और शीतलहर के बीच राजधानी दिल्ली समेत कई इलाकों में बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड। और आइए बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। आपको बता दें, राजधानी दिल्ली से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सेंट्रल दिल्ली से अवैध बांग्लादेशियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से, जहां पर लगातार आपको बता दें सेंट्रल दिल्ली से फिलहाल कई अवैध बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया है। और कहीं ना कहीं बांग्लादेशी घुसपैठियों पर जो पुलिस का एक बड़ा एक्शन फिर नजर आ रहा है। करीब 12 बजे दिल्ली पुलिस इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और जानकारी भी देगी। सेंट्रल दिल्ली से फिलहाल कुछ बांग्लादेशी जो हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं। और अब तक अगर देखा जाए करीब 50 से अधिक बांग्लादेशी जो हैं अवैध घुसपैठी जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी दिल्ली से, जहां पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया है। अभी तक जो जानकारी निकल कर आई है उसके मुताबिक सेंट्रल दिल्ली से ये कई अवैध बांग्लादेशी जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया। और इस मामले को लेकर करीब 12 बजे दिल्ली पुलिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रही है। खासतौर से सेंट्रल दिल्ली से इन बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया है। और जिस तरीके से लगातार एक बड़ा एक्शन यहां नजर आ रहा है, पुलिस का लगातार पड़ताल की जा रही है, जांच की जा रही है, दस्तावेज देखे जा रहे हैं। और अब सेंट्रल दिल्ली से कई अवैध बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर दिल्ली पुलिस ने अवैध घुसपैठियों पर एक्शन लेते हुए बांग्लादेशी को गिरफ्तार किया है सेंट्रल दिल्ली से। जी हाँ, दिल्ली के अगर बात की जाए सेंट्रल दिल्ली से इनको गिरफ्तार किया गया है। और लगातार जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से लगातार जो कार्रवाई चल रही है, पड़ताल चल रही है, उसमें हमने देखा है अलग अलग ज़िलों से इनकी गिरफ्तारी की गई है। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो करीब 50 से अधिक अभी तक जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर राजधानी दिल्ली में पुलिस का बड़ा एक्शन नजर आ रहा है। सेंट्रल दिल्ली से जो बांग्लादेशी हैं अवैध बांग्लादेशी, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। और लगातार पिछले कुछ दिनों की अगर बात की जाए, कहीं ना कहीं पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रही है दिल्ली पुलिस। अवैध घुसपैठियों पर लगाम टिकाने के लिए, नकेल कसने के लिए लगातार जिस तरीके से एक मिशन के तौर पर काम किया जा रहा है, उसमें एक और कार्रवाई यहाँ पर की गई है। सेंट्रल दिल्ली से कई अवैध बांग्लादेशियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, राजधानी दिल्ली में किस तरीके से पुलिस का बड़ा एक्शन नजर आता हुआ। सेंट्रल दिल्ली से जो बांग्लादेशी हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया है। अब तक की अगर बात की जाए करीब 50 से ज़्यादा की संख्या मानी जा रही है, जिसमें बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हालांकि जो सेंट्रल दिल्ली से अभी तक गिरफ्तारी की बात सामने आ रही है, संख्या कितनी है इसका खुलासा करीब 12 बजे तक होने की उम्मीद है। जो पुलिस कॉन्फ्रेंस करेगी उसमें इस बात का खुलासा किया जाएगा कि उनकी संख्या क्या है। और इस खबर पर और जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश, एक बड़ा एक्शन दिल्ली पुलिस का नजर आ रहा है और इस बार सेंट्रल दिल्ली से जो अवैध बांग्लादेशी है उनकी गिरफ्तारी की खबर है। बिल्कुल मुकुल, आज सुबह ही ये खबर जैसे आई है सामने कि एक और बड़ी कामयाबी दिल्ली पुलिस को मिली है। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने इस बार बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है। कितनी संख्या है, कब उनको डिपोर्ट किया जाएगा, ये जानकारी अभी 12 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में उसमें की जाएगी। लेकिन आप देखिए पीछे जो अगर मामले हैं उसमें कितनी सफलता मिली है दिल्ली पुलिस को। साउथ वेस्ट में तकरीबन 30, द्वारका में 5, साउथ में 12, तमाम जिलों में लगातार धरपकड़ चल रही है। शाहदरा से भी ऐसे ही बांग्लादेशियों को सबसे पहले फेस आउट किया गया, उनका पता लगाया गया।
तो ये जो कामयाबी है ये बढ़ती जा रही है। और जिस तरह से ये यहाँ आकर के रह रहे थे और इनके जो किंगपिन है, ना केवल उनको बांग्लादेश तक इन्होंने टारगेट कर लिया है कि वहां जी। से कौन इनको लेकर के आ रहा था, और आसाम और जो अरुणाचल के बॉर्डर है वहां से जो अब अंदर आ रहे थे, वहां आसाम के बॉर्डर से जो अंदर आ रहे थे वहां पर कौन कौन इनके एसोसिएट थे, दिल्ली में और दिल्ली के एनसीआर में कौन कौन इनके साथ काम करते, उनकी जी। भी गिरफ्तारी की गई। यानी किसी को भी बख्शा नहीं जा रहा। और इसमें एक दो तो ऐसे थे जो रिपीट दोबारा यहाँ पर पे आकर के छुप गए थे, तो इन लोगों को फेस आउट किया गया, इनकी पहचान की गई। और लगातार अभी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको लेकर के दिल्ली पुलिस आसाम और वेस्ट बंगाल के जिलों में रुकी हुई है और लगातार इनकी वेरिफिकेशन जारी है। जी बिल्कुल मुकेश, और खासतौर से जिस तरीके से कहीं ना कहीं पूरा नेटवर्क है जिसको लगातार दिल्ली पुलिस हम कह सकते हैं तोड़ते हुए आंखें पड़ रही है, क्योंकि जो फर्जी दस्तावेज बनाए जाते हैं जिसके आधार पर इनको शरण दी जाती थी और जिसके बाद ये अवैध घुसपैठिए जो हैं, अवैध बांग्लादेशी जो हैं यहाँ पर रह रहे थे, तो कहीं ना कहीं जो पूरा नेटवर्क है उसकी तह तक पहुँचने की कोशिश में लगातार पुलिस आगे बढ़ रही है, कार्रवाई कर रही है। बिल्कुल मुकुल, इनके नेटवर्क को ध्वस्त करने की कोशिश की जा रही है। जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ लोगों को दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट भी किया है और जो लोग बांग्लादेश में हैं उन पर भी नज़र लगा रखी है दिल्ली पुलिस ने। और बॉर्डर इलाके से जो इनको ट्रांजिट कराते थे उन पर भी नजर है, और यहाँ पर हिंदुस्तान पे जो इनको बसाते हैं, जो इनको रखते हैं, उन पर भी कार्रवाई की जा रही है, उन पर भी मुकदमे किए जा रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर इनको कितने पैसे में रखा जाता था, कौन कौन सी जगहों पर रखा जाता था, इसकी भी जाँच की जा रही है। कुछ ऐसे इलाके थे जहाँ पूरे खेत हैं, खेत के बीच में 50-50 झुग्गियाँ डाल करके इनको वहां पर बसाया गया है। आप जाकर के देखिए बंगाली मार्केट, अगर साउथ वेस्ट वसंत कुंज के पास जाएंगे तो वहां पर पूरी आपको बस्ती देखने को मिलेगी। शाहदरा, कालिंदी कुंज और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के कई इलाके दरियागंज के आसपास ही आकर के बसे हुए हैं। यमुना के किनारे इनकी अच्छी खासी तादाद पहले देखने को मिलती थी, तो लगातार इसमें इन आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है। दिल्ली पुलिस इस पर नकेल कसने की कोशिश कर रही है, क्योंकि विधानसभा चुनाव है, ऐसे में इनका कहीं गलत इस्तेमाल ना किया जा सके, वोटिंग में इनको इस्तेमाल ना किया जा सके। जो इनको यहाँ लेकर के आए उनको भी, जो राजनेता इनका इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, उनको भी एक बड़ा झटका यहां पर लगेगा। जिस तरह से एलजी के आदेश के बाद और कमिश्नर जो थे दिल्ली पुलिस के संजय अरोड़ा, उनके आदेश के बाद दिल्ली पुलिस की तमाम टीमें जो हैं वो लगी हुई हैं, स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच, सभी को ये डेटा दे दिए गए हैं कि आप इनको देखिए। और एफआरआरओ इनको लगातार डिपोर्ट कर रहा है, इनके डिटेंशन सेंटर में ले जाकर के इनको रखा जा रहा है, उसके बाद इनको डिपोर्ट किया जा रहा है। जी बिल्कुल, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो हमारे संवाददाता बता रहे थे कि इस तरीके से जो अवैध बांग्लादेशी हैं उनको गिरफ्तार किया गया है और फिर जो आगे की प्रक्रिया वो शुरू होगी। और इस बारे में और जो जानकारी है, दिल्ली पुलिस करीब 12 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, उसमें इन तमाम बातों का खुलासा किया जाएगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ। जी हाँ, आपको बता दें छत्तीसगढ़ से जुड़ी ये भी एक बड़ी खबर, जहां पर बीजापुर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर मर्डर केस में एसआईटी को बड़ी कामयाबी मिली है। जो आपको बता दें, पत्रकार मुकेश चंद्राकांड का एक पूरा मामला, जिसका मास्टरमाइंड था सुरेश चंद्राकर, उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है हैदराबाद से। देर रात मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर को गिरफ्तार किया गया। एसआईटी की टीम लगातार इसकी खोज कर रही थी और आखिर में जिस तरह का अंदेशा जताया गया था, इसको हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया। सुरेश चंद्राकर को हैदराबाद से बीजापुर लाया जाएगा। और इस मामले की अगर बात की जाए, तक मुख्य आरोपी समेत 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इससे पहले 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन जो मुख्य आरोपी था वो फरार था। लेकिन अब एसआईटी ने उसको भी अपनी गिरफ्त में ले लिया है। हैदराबाद से इसको गिरफ्तार किया गया है। इसमें रितेश चंद्राकर को रायपुर एयरपोर्ट से पकड़ा गया था। वहीं अन्य संदेही सुपरवाइजर महेंद्र नामटेके और दिनेश चंद्राकर को बीजापुर से पुलिस ने गिरफ्तार किया था। और अब इस पूरे मामले का जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, जो मास्टरमाइंड है सुरेश चंद्राकर, उसको गिरफ्तार किया गया है। हैदराबाद से गिरफ्तारी की है एसआईटी की टीम ने। और बताया जा रहा है, इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, ये मुख्य आरोपी जिसको एसआईटी की टीम ने गिरफ्तार किया है। तो इस पूरे मामले में लगातार जो कार्रवाई है वो तेज होती नजर आई। कहीं ना कहीं पत्रकार मुकेश चंद्राकर के हत्या के मामले में जिस तरीके से सुराग खंगालने की कोशिश की जा रही थी, कोशिश थी कि किस तरीके से जो मुख्य आरोपी है, जो मास्टरमाइंड है, उसकी गिरफ्तारी की जाए। और इसके बाद एसआईटी की टीम को ये बड़ी कामयाबी मिली। हैदराबाद से फिलहाल सुरेश चंद्राकर को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद अब हैदराबाद से इसको बीजापुर लाया जाएगा। अब तक इस मामले की अगर बात की जाए, 4 आरोपी इस मामले में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पत्रकार मुकेश चंद्राकर मर्डर केस का ये पूरा मामला, जिसमें 4 लोगों को पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार किया है। पिछले कई दिनों से लगातार हम देख रहे थे कि खोज चल रही थी इस मास्टरमाइंड की, लेकिन अब जाकर एसआईटी की टीम को
कामयाबी मिली है। एसआईटी टीम के द्वारा पत्रकार साथी मुकेश चंद्राकर के हत्या की घटना में शामिल फरार आरोपी सुरेश चंद्राकर की देर रात हैदराबाद में हिरासत में लिया गया। साथ ही साथ इस प्रकरण में अब तक सुरेश चंद्राकर के अलावा 3 आरोपियों की गिरफ्तारी पहले ही की जा चुकी है, जिसमें रितेश चंद्राकर, दिनेश चंद्राकर एवं महेंद्र रामटेके शामिल हैं। साथ ही साथ मामले में विस्तृत पूछताछ की जा रही है। तो लगातार पूछताछ की जा रही थी, बता रहे थे एसआईटी के प्रभारी जो हैं। और इस मामले में और ज़्यादा जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं। रायपुर से हमारे संवाददाता सोमेश पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोमेश, आखिरकार इस पूरे हत्याकांड का जो मास्टरमाइंड था उसको गिरफ्तार किया है पुलिस ने, हैदराबाद से गिरफ्तारी हुई है, और कब तक इसको बीजापुर लाया जाए? मैं आपको अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, हथकड़ी में जो शख्स दिख रहा है वो पेशे से ठेकेदार था और एक पत्रकार की हत्या का आरोपी है। जनवरी को मुकेश चंद्राकर अपने घर से लापता हुए थे। 2 तारीख को उनके परिवार के लोगों ने बस्तर पुलिस को सूचना दी थी। 3 तारीख को ठेकेदार के जो बाउंड्री है, बैडमिंटन कोर्ट है, वहां पर बॉडी मिली थी। स्थानीय प्रशासन ने उस बॉडी को निकलवाने के बाद उसका पोस्टमार्टम करवाया गया और पोस्टमार्टम में जो डॉक्टर पोस्टमार्टम कर रहे थे उन्होंने कहीं महत्वपूर्ण जानकारी दी है। सर पर 15 चोटें हैं, हाथ तोड़ दिया गया था, पैर को तोड़ दिया गया था, गर्दन में कई निशाने हैं। तो जिस तरह से जो पत्रकार मुकेश चंद्राकर को एक धारदार हथियार से उनकी हत्या कर दी गई थी। इस हत्या में शामिल करीबन जो बताया जा रहा है 4 लोग थे। 4 लोग में 3 जो लोग थे, 3 आरोपियों को पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार किया गया है। और जो सुरेश चंद्रकार है, जो बस्तर से अपने निजी वाहन पर हैदराबाद की ओर जो भाग रहे थे अपनी फैमिली के साथ, उन्हें रास्ते में एसआईटी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया गया है। एसआईटी की टीम जब वहां पर पहुंची तो सुरेश चंद्रकार वहां से मौके से भागने लगे। फिर उसके बाद जो उनकी पत्नी है, पत्नी से पूछताछ की गई। पत्नी से पूछताछ करने के बाद भी उन्होंने कई महत्वपूर्ण जानकारी बताई है। सुरेश चंद्राकर जब भाग रहे थे तो उस समय जो एसआईटी की टीम थे उन्हें मौके से वहां पर पकड़ने के बाद उन्हें जो जानकारी हमारे पास आई, हैदराबाद से बस्तर की ओर लाया जा रहा है। बस्तर में जब पुलिस के पास उन्हें पेश किया जाएगा तो कई महत्वपूर्ण जो खुलासे हैं वो बता सकते हैं कि आखिर में उन्हें उसकी हत्या क्यों की गई। बिल्कुल सोमेश, लेकिन क्या माना जाए, पूरी तरीके से एक सुनियोजित प्लान के तहत ये जो हत्या थी उसको अंजाम दिया गया? क्योंकि जिस तरीके से शव को छिपाया गया था उस मामले को देखते हुए। जी जरूर बताना चाहूंगा, जो पत्रकार मुकेश चंद्राकर की जिन लोगों ने हत्या की थी, पूरी प्लानिंग के साथ उनकी हत्या की गई थी। पहले उनको खाना खाने के लिए 1 जनवरी को अपने करीबन 7:30 बजे के लोग अपने घर बुलाया गया। घर बुलाने के बाद उनके जो सुपरवाइजर हैं, उनके जो 3 भाई हैं, उन्होंने पहले उनके सर पर हमला किया, राड से हमला किया, डंडे से हमला किया, जो पोस्टमार्टम में खुलासे हुए हैं। और सबूत को छुपाने के लिए जो वहां पर बैडमिंटन कोर्ट था, उनके बगल में एक जो सेफ्टी टैंक था, उस सेफ्टी टैंक में उसकी बॉडी को फेंक दिया गया। स्थानीय पुलिस को मौके पर इसकी सूचना मिली। स्थानीय पुलिस को मौके पर सूचना मिलने के बाद बॉडी को सेफ्टी टैंक से बाहर निकाला गया। जब वहां पर जब कहीं ना कहीं अपने सबूत को छुपाने के लिए जो मुख्य आरोपी सुरेश चंद्रकार है वहां से मौके से फरार हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं जो मुकेश चंद्रकार है उन्होंने भ्रष्टाचार की खबर दिखाई थी, खस्ताहाल सड़क की खबर। जी बिल्कुल सोमेश, लेकिन इस पूरे मामले में जिस तरीके से 4 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है, क्या माना जाए, क्या और भी लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है? इस हत्या के पीछे कुछ और लोग भी थे? सोमेश, आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? तो रायपुर से हमारे संवाददाता सोमेश इस बात की जानकारी अभी हमें दे रहे हैं कि किस तरीके से जो मुख्य आरोपी है उसको एसआईटी की टीम ने गिरफ्तार किया है। हैदराबाद से गिरफ्तारी हुई है और उसके बाद अब उसे बीजापुर लाया जा रहा है। लेकिन इस पूरे मामले को अगर देखा जाए, जिस तरीके से सोमेश ने जानकारी दी, कहीं ना कहीं एक पूरे मामले में बल्कि जो 3 लोग पहले गिरफ्तार किए गए थे वो उनके रिश्तेदार भी थे और उन्होंने भी अपनी इसमें भूमिका निभाई। उनके हत्याकांड की अगर खासतौर से बात की जाए, लेकिन अब अभी तक की अगर बात की जाए, जो ताज़ा जानकारी है उसके अनुसार पुलिस ने करीब 3 लोगों को पहले गिरफ्तार किया था और उसके बाद जो मास्टरमाइंड है इस हत्याकांड के पीछे, इस मर्डर केस के पीछे, उसको हैदराबाद से एसआईटी की टीम ने गिरफ्तार किया है, जिसे बीजापुर लाया जा रहा है। और उसके साथ साथ जो एसआईटी के प्रभारी थे उनका भी कहना यही था कि लगातार जो पूछताछ है वो जारी है और इस हत्याकांड के पीछे की जो वजह रही, क्या वजह रही, उसका लगातार जल्द ही पुलिस द्वारा खुलासा भी किया जाएगा। लेकिन इस पूरे मामले की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं एसआईटी को एक बड़ी कामयाबी, जो मुख्य आरोपी था, जिस तरीके से जो मास्टरमाइंड है इस मर्डर केस का, उसकी गिरफ्तारी की गई।
खासतौर से हैदराबाद से, और उसके बाद हैदराबाद से उसको अब बीजापुर लाया जाएगा। और इससे पहले भी जो 3 अन्य आरोपी थे उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया था। और खासतौर से अगर देखा जाए कहीं ना कहीं बेहद ही सुनियोजित ढंग से लगातार गिरफ्तारी यहाँ फिलहाल पुलिस ने की है। जिस तरीके से लगातार सुराग मिलते रहे, तो इस वक्त की ये अहम अपडेट थी छत्तीसगढ़ से। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। डीडी न्यूज़ पर आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पटना की पुलिस ने आज तड़के जन स्वराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर को हिरासत में ले लिया है और अपने साथ एम्बुलेंस में अस्पताल ले गई। मेडिकल जांच के बाद प्रशांत किशोर को कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसके साथ ही प्रतिबंधित क्षेत्र में धरना देकर कोर्ट के फैसले का उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। आज तड़के पुलिस ने गांधी मैदान में उस स्थान को भी खाली करा लिया है जहां प्रशांत किशोर प्रदर्शनकारियों के साथ अनशन पर बैठे थे। इस दौरान पटना पुलिस और जनस्वराज प्रमुख प्रशांत किशोर के समर्थकों के बीच झड़प भी हुई। 2 जनवरी से आपको बता दें, बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने समेत 5 मांगों को लेकर प्रशांत किशोर धरना दे रहे थे। आमरण अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर को डॉक्टर्स ने चेताया था कि कुछ नहीं खाया तो उनकी स्थिति बिगड़ सकती है। पिछले वर्ष 13 दिसंबर को आयोजित संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा में पटना के बापू भवन परीक्षा केंद्र पर प्रश्न पत्र लीक होने की अफवाह फैल गई थी। इसके बाद सैकड़ों उम्मीदवारों ने विरोध दर्ज कराने के लिए परीक्षा का बहिष्कार भी किया था। और इसके बाद से ही बीपीएससी ने बापू परीक्षा परिसर में फिर से परीक्षा आयोजित कराने का आदेश दिया। इसे लेकर शनिवार को पटना के कई केंद्रों में पुनः परीक्षा भी आयोजित की गई। दूसरी तरफ बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं पूरी परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। जनस्वराज पार्टी पहले ही कह चुकी है कि वो 7 तारीख को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करेगी। लेकिन इस पूरे मामले में आपको बता दें, खासतौर से जो प्रशांत किशोर हैं उनको हिरासत में लिया गया। पुलिस जो है उनको अपने साथ लेकर गई, उस जगह से उन्हें उठाया गया और खासतौर से जो कोर्ट के फैसले का उल्लंघन करने का एक मामला जो है वो भी दर्ज किया गया है। इस पूरे मामले की अगर बात की जाए तो आपको बता दें, बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने समेत 5 मांगें रखी गई थी। और ख़ासतौर से पहले अगर हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो अफवाह भी फैलाई गई, उसके बाद एक्शन भी देखा गया और ख़ासतौर से जो अभ्यर्थियों की मांगें थीं वो क्या हैं ये आपको बता देते हैं। जो खासतौर से 5 मांगें रखी गई, दरअसल बीपीएससी की 17वीं प्रारंभिक परीक्षा रद्द हो, इस बात का उन्होंने मांग की थी। परीक्षा दोबारा आयोजित कराई जाए और साथ ही साथ अभ्यर्थियों पर दर्ज जो एफआईआर है उसको रद्द करने की भी लगातार मांग की जा रही थी। साथ ही दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की बात इस मामले में की जा रही थी जो मांग की गई। और उसके साथ साथ परीक्षा में गड़बड़ियों की न्यायिक जांच की मांग की जा रही थी। लेकिन जिस तरीके से कहीं ना कहीं जो कोर्ट के फैसले का उल्लंघन भी इस पूरे मामले में नजर आया, जिसके बाद जो मामला है वो भी दर्ज किया गया। और साथ ही साथ जो अगर देखा जाए जिस तरीके से किशोर को वहाँ से अब उठाया गया, एम्बुलेंस में पहले उनको ले जाया गया क्योंकि डॉक्टर्स जो है लगातार उनको चेता रहे थे कि जो आपकी स्थिति है वो गंभीर हो सकती है। फिलहाल खासतौर से उनको ले जाया गया। लेकिन और क्या कुछ इनकी मांगों की अगर खासतौर से बात की जाए तो बीपीएससी के अभ्यर्थियों की मांगे, उसमें बीपीएससी की 17वीं प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की मांग इन अभ्यर्थियों ने की। साथ ही परीक्षा दोबारा आयोजित कराई जाए, इस बात को लेकर लगातार मांग उठती रही। और वहीं अगर हम बात करते हैं अभ्यर्थियों पर जो एफआईआर दर्ज की गई थी उसको रद्द करने की मांग भी इन अभ्यर्थियों ने की थी। अपनी जो 5 मांगे रखी थी उनमें से ये एक, और इसके साथ साथ दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग भी यहाँ पर रखी गई थी अभ्यर्थी द्वारा बीपीएससी के इस पूरे मामले में। और साथ ही परीक्षा में गड़बड़ियों की न्यायिक जांच की मांग भी बीपीएससी के अभ्यर्थियों ने रखी थी। तो ये प्रमुख मांगे बीपीएससी अभ्यर्थियों की जो 5 मांगे थीं ये आपने जानी। लेकिन इस मामले में अब किस तरीके से और जो एक्शन है वो होता हुआ नजर आएगा, जान लेते हैं। पटना से हमारे संवाददाता मधुरेश नारायण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मधुरेश, जानना चाहेंगे क्या ताज़ा जानकारी पूरे मामले में और जिस तरीके से अब कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है? देखिए, प्रशांत किशोर को हिरासत में लेने के बाद पटना के एम्स ले जाया गया जहां पर उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और इसके बाद बताया जा रहा है अब से कुछ ही देर में
उनको पटना के व्यवहार न्यायालय में प्रोड्यूस किया जाएगा और उनके ऊपर में एक एफआईआर भी दर्ज है जो प्रतिबंधित क्षेत्र में जी धरना प्रदर्शन करने और पटना हाई कोर्ट के आदेश को न मानने से जुड़ा हुआ है। इसमें 2 धाराएं उनके ऊपर लगाई गई है। इसके बाद कोर्ट का क्या आदेश आता है वो भी इसका हम वेट कर रहे हैं, इसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। और इस बीच जो प्रशांत किशोर का ये जो पूरा धरना प्रदर्शन जहाँ पे चल रहा था, जी वहां से अभी से कुछ देर पहले पटना के जो डीएम है चंद्रशेखर सिंह, उन्होंने विजिट करके इस पूरे क्षेत्र को देखा, उस पूरी जगह को देखा है और उसके बाद बताया जा रहा है कि ये भी कोर्ट में जिला प्रशासन की तरफ से कुछ फाइंड कर सकते हैं। आज के डेट में भी कुछ एविडेंस के रूप में देख सकते हैं कि क्या कुछ वहां पे जी नुकसान हुआ है या जो कुछ भी उनका जो फाइंडिंग्स है निरीक्षण के बाद वो कोर्ट में वो प्रोड्यूस किया जाता है। जी बिल्कुल मधुरेश, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। तो कहीं ना कहीं आपको बता दें, अब तक इस मामले की अगर बात की जाए, जिस तरीके से जो एक्शन है पुलिस का वो नज़र आ रहा है और जैसे हमारे संवाददाता मधुरेश बता रहे थे, इस पूरे मामले में किस तरीके से एम्बुलेंस में बैठाकर जो पुलिस है उनको लेके जाती है, गांधी मैदान को खाली कराया गया, साथ ही साथ जो वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे उनको भी उठाया गया। तो एक एक्शन कहीं ना कहीं पटना पुलिस का नज़र आता हुआ, क्योंकि जिस तरीके से प्रशांत किशोर, क्योंकि इस पूरे मामले में जो पटना हाईकोर्ट का फैसला था उसका उल्लंघन भी किया गया और उसको लेकर मामला भी दर्ज किया गया है। पुलिस ने उनको एम्बुलेंस पे बैठाया, क्योंकि कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से स्वास्थ्य का हवाला भी दिया जा रहा था, पहले जो डॉक्टर्स ने उनको चेताया था। फिलहाल जो जानकारी वो यही कि गांधी मैदान से अब उसको खाली करा लिया गया है और एक एक्शन जो है पुलिस का एक्शन फिलहाल वो इस पूरे मामले में भी नज़र आ रहा है। तो प्रशांत किशोर जो कि लगातार धरने पर बैठे हुए थे, लेकिन वहाँ अब इस पूरे मामले में जो जगह है उसको खाली कराया गया है और मेडिकल जांच के बाद प्रशांत किशोर को कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिस तरीके से मधुरेश बता रहे हैं हमें। साथ ही साथ जो प्रतिबंधित क्षेत्र था उसमें धरना देकर कोर्ट के फैसले का जो उल्लंघन किया गया उस पर मामला भी दर्ज किया गया है। साथ ही प्रशांत किशोर और साथ ही जो अन्य प्रदर्शनकारी अनशन पर बैठे थे उनको भी पुलिस ने उठाया और इस दौरान हालांकि कुछ जो झड़प है, जो प्रशांत किशोर के समर्थक थे और पुलिस के साथ उनकी जो झड़प है वो भी बताई जा रही है। जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर, जिनको पटना पुलिस ने हिरासत में लिया, एम्बुलेंस में पुलिस इनको लेके जाती है और उसके बाद कहीं ना कहीं मेडिकल जांच के बाद प्रशांत किशोर को कोर्ट में पेश करने की बात सामने आ रही है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से जब जो गांधी मैदान है उसको खाली कराया गया था और उसके बाद जो पुलिस है इनको एम्बुलेंस में यहाँ पर लेके गई। खासतौर से अगर देखा जाए तो 2 जनवरी से पीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने समेत 5 मांगों को लेकर लगातार जो अभ्यर्थी हैं वो धरना दे रहे थे और साथ ही साथ प्रशांत किशोर जो कि इस धरने में शामिल थे और जिस तरीके से जो उनके डॉक्टर्स थे उन्होंने चेताया भी था गंभीर स्थिति हो सकती है स्वास्थ्य की, और इसी को भी देखते हुए पुलिस ने फिलहाल उनको वहाँ से हटाया और साथ ही जो अन्य वहाँ पर अभ्यर्थी थे जो कि इस धरने में शामिल थे उनको भी गांधी मैदान से हटा दिया गया है, उस स्थान को खाली करा दिया गया है। प्रतिबंधित क्षेत्र जहां पर जो धरना दिया जा रहा था और खासतौर से कोर्ट के फैसले का जो उल्लंघन का मामला भी फिलहाल इस पूरे मामले में दर्ज किया गया है। हालांकि जो 5 मांगे की गई थी इस पूरे मामले की अगर बात की जाए तो जनसुराज पार्टी पहले ही कह चुकी थी कि वो 7 तारीख को यहाँ पर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करेगी। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उत्तर प्रदेश के संभल की। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के संभल में हिंसा के दौरान सीओ अनुज चौधरी पर गोली चलाने वाले आरोपी सलीम को गिरफ्तार कर लिया गया है। हिंसा के बाद वह दिल्ली के सीलमपुर एरिया में छिपा हुआ था। दरअसल आरोपी के दिल्ली के सीलमपुर इलाके में छिपे होने की जानकारी पुलिस को मिली थी। हिंसा के दौरान एसपी के विश्नोई के साथ ही सीओ अनुज चौधरी भी गोली लगने से घायल हुए थे। पुलिस ने आरोपी के पास से एक तमंचा, 5 कारतूस और एक खोखा भी बरामद किया है। संभल हिंसा मामले में अब तक अगर बात की जाए तो 52 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जिस तरीके से उपद्रव किया गया था और पुलिस पर भी गोली चलाई गई थी, सीओ अनुज चौधरी जिनको जो गोली चलाई गई थी वो आरोपी जो है उसको दिल्ली से फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। और इस पूरे मामले में जो संभल हिंसा का पूरा मामला है इसमें करीब 52 लोगों की पुलिस ने गिरफ्तारी की है। सीओ अनुज चौधरी पर फायरिंग का आरोपी है सलीम, जिसको सीलमपुर से गिरफ्तार किया गया है। तो ये जानकारी निकल कर आ रही थी संभल से भी और लगातार किस तरीके से जो पुलिस का एक एक्शन है वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में भी नजर आ रहा है। फिलहाल बुलेटिन में हम यहाँ रुक रहे हैं और छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए डीडी न्यूज़ पर।
मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। डीडी न्यूज़ पर आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न रेल परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। जम्मू कश्मीर में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देते हुए पीएम नए जम्मू रेलवे डिवीज़न का उद्घाटन करेंगे। 742.1 किलोमीटर लंबे नए जम्मू रेलवे डिवीज़न के निर्माण से जम्मू कश्मीर और आसपास के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में इजाफा होगा। वहीं तेलंगाना में चेरलापल्ली न्यू टर्मिनल स्टेशन का भी उद्घाटन वो करेंगे। पीएम पूर्वी तट रेलवे के रायगढ़ रेलवे डिवीज़न भवन की आधारशिला भी रखेंगे। इसी के साथ तेलंगाना के मेडचल मलकगिरी जिले में चेरलापल्ली न्यू टर्मिनल स्टेशन को लगभग 413 करोड़ रुपए की लागत से दूसरे प्रवेश और नए कुछ टर्मिनल का उद्घाटन भी करेंगे। अच्छी यात्री सुविधाओं वाला यह पर्यावरण अनुकूल टर्मिनल सिकंदराबाद, हैदराबाद और काचीगुड़ा जैसे शहरों में मौजूद कोचिंग टर्मिनलों पर भीड़ को कम करेगा। प्रधानमंत्री पूर्वी तटीय रेलवे के रायगढ़ रेलवे डिवीज़न भवन की आधारशिला भी रखेंगे। इससे ओडिशा, आंध्र प्रदेश और आसपास के जो क्षेत्र हैं उसमें कनेक्टिविटी बेहतर होगी और क्षेत्र का समग्र सामाजिक आर्थिक विकास होगा। बिहार की राजधानी पटना में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के जन्मदिवस पर 358वां प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। उनका जन्म पटना में हुआ था। वे यहाँ 6 साल की उम्र तक रहे थे। गुरु गोविंद सिंह जी के जन्मस्थान को तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब गुरुद्वारे के नाम से जाना जाता है। ये सिखों के 5 पवित्र तत्वों में से एक है। पटना साहिब गुरुद्वारे में हर साल भव्य इसका आयोजन होता है। इसमें बड़ी संख्या में सिख श्रद्धालु शामिल होते हैं। प्रकाश पर्व के अवसर पर आज नगर कीर्तन में बड़ी संख्या में सिख श्रद्धालुओं ने शबद कीर्तन किया। इस अवसर पर सिख युवकों ने अपने अद्भुत युद्ध कला कौशल का भी प्रदर्शन किया। नगर कीर्तन तख्त श्री हरिमंदिर साहिब से निकलकर पटना सिटी के विभिन्न मार्गों से होता हुआ वापस तख्त श्री हरिमंदिर साहिब पहुंचा। संगत का दर्शन भी हो रहा है और लोग बहुत ही खुश भी हैं और इसी तरह से हम लोग मनाएंगे। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के पावन अवसर पर सभी को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि मानवता की भलाई के प्रति उनकी निस्वार्थ भक्ति हमें प्रेरित करती रहती है। गुरु गोविंद सिंह जी ने हमेशा समानता और न्याय की वकालत की। उनकी कालजयी शिक्षाएं हमें धार्मिकता, शांति और सद्भाव के मार्ग की ओर मार्गदर्शन करें। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के शुभ अवसर पर अपनी शुभकामनाएं दी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके कहा कि इस धन्य अवसर पर हम महान गुरु के अद्वितीय साहस, ज्ञान और बलिदान का सम्मान करते हैं। उनकी शिक्षाएं हमें न्याय, समानता और निस्वार्थ सेवा को कायम रखने के लिए प्रेरित करती हैं। उनके दिव्य सिद्धांत हमें एक सामंजस्यपूर्ण और धार्मिक मार्ग की ओर मार्गदर्शन करें। पीआरटीसी और पंजाब रोडवेज के कच्चे कर्मचारियों और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों ने आज सुबह से हड़ताल शुरू कर दी है, जिससे लोगों को यात्रा करने में दिक्कत होने लगी है। हालांकि पीआरटीसी और पंजाब रोडवेज के प्रबंधकों द्वारा स्थायी कर्मचारियों के माध्यम से बसों का संचालन किया जा रहा है, लेकिन इसी बसों की संख्या जो है वो कम है। श्री गोविंद सिंह जी की जयंती के चलते सुबह के समय श्रद्धालु को दूर दराज के गुरुघरों में जाने में परेशानी हो रही है। जानकारी के मुताबिक 8 जनवरी तक पंजाब रोडवेज, पीआरटीसी, पनबस का चक्का जाम रहेगा। 7 जनवरी को सुबह 10 बजे चंडीगढ़ मुख्यमंत्री आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਜੋ ਆਉਂਦੇ ਭਰਤੀਆਂ 14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂ ਹੋਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਅੱਗੇ ਬਣੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ 3 ਮੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਚੌਥੀ ਮੰਗ ਸੀ ਸਾਡੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਉਹ 10,000 ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਓਵਰਲੋਡ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬੈਠੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਇਦਾਸ ਸਟੇਟ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਸੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਤੇ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 10 ਦਿਨ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਬੱਸਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, 3 ਦਿਨ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਚੜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। भाई बस तंग हो रहे हैं, घंटा हो गया वेट करते, है ही नहीं कोई बस ही नहीं आ रही है। 3 दिन मैं सुने 3 दिन की हड़ताल है, ये तो बड़ा औखा ही है जी लोगों लिए। औखी है ही है, बंदा ट्रैवल करना है, रोज़ का ट्रैवल है साडा, नौकरी करनी है, की करिए जी, दिहाड़ीदार है गरीब बंदे। तो जो यात्री हैं वो उनको काफ़ी परेशानियों का इस दौरान सामना भी करना पड़ रहा है। अब आइए आगे बढ़ें। आपको बता दें, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दिल्ली में अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन से मुलाकात की। सुलिवन पद छोड़ने से पहले भारत की अपनी इस यात्रा के दौरान दिल्ली के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT में भारत केंद्रित विदेश नीति पर भाषण भी देंगे। जानकारी के अनुसार सुलिवन भारत के NSA अजीत डोभाल के साथ रक्षा, अंतरिक्ष और AI तक के क्षेत्रों पर बात करेंगे। मध्य प्रदेश के पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड कचरे को नष्ट करने के मामले में उच्चतम न्यायालय में आज सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर यूनियन कार्बाइड के खतरनाक कचरे को भोपाल से पीथमपुर ले जाने और वहां इसे नष्ट करने पर रोक लगाने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि पीथमपुर के लोगों की सहमति के बिना ये फैसला नहीं लिया जाना चाहिए था। लोगों का कहना है कि इस कचरे को किसी दूसरी जगह पर जलाया जाना चाहिए। पीथमपुर में रहने वालों को इस कचरे से रेडिएशन का खतरा हो सकता है। 1984 में यूनियन कार्बाइड कारखाने में खतरनाक गैस मिथाइल आइसोनेट लीक होने से 8,000 से अधिक लोगों की जान चली गई थी, जबकि हजारों लोग प्रभावित होकर अपंगता और अंधेपन का शिकार हुए थे। याचिका में कहा गया है कि किसी हादसे की स्थिति में पीथमपुर में उचित मेडिकल सुविधा तक उपलब्ध नहीं है। पीथमपुर इंडस्ट्रियल एरिया में यूनियन कार्बाइड से जुड़े जहरीले कचरे के निपटान को लेकर कई लोग आत्मदाह तक की कोशिशें कर चुके हैं। हालांकि मुख्यमंत्री मोहन यादव से लेकर जिला प्रशासन तक सबने इलाके के लोगों को शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है और विश्वास दिलाया है कि लोगों की जानकारी के बगैर कोई भी कदम नहीं उठाया जाएगा। और भोपाल गैस कांड से जुड़ा आखिर क्या है ये पूरा मामला, आइए इस पर नज़र डालते हैं, बताते हैं आपको। खासतौर से 1984 की अगर हम बात करें तो यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड से जो जानलेवा गैस है उसका रिसाव हुआ था और गैस त्रासदी के जहरीले कचरे को अब नष्ट करने की प्रक्रिया वो शुरू हुई है। यूनियन कार्बाइड जहां से गैस का रिसाव हुआ था, जानलेवा गैस और इस गैस त्रासदी के जो जहरीला कचरा था उसको अब नष्ट करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पीथमपुर में इस कचरे को नष्ट किया जाना है और इसी को लेकर जो एक तरीके का विरोध है वो भी देखने को मिल रहा है। पीथमपुर के लोगों ने इसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया है और इस पूरे मामले में आपको बता दें खासतौर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर इसका विरोध किया गया है। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई भी होगी, लेकिन पूरे मामले को देखते हुए यहाँ पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि आमजन को विश्वास में लेकर ही कचरा नष्ट किया जाएगा। और वहीं इलाहाबाद उच्च न्यायालय में मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले की सुनवाई आज होगी। न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन के सेवानिवृत्त होने के बाद न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं। हिंदू पक्ष ने शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने के बाद जमीन पर कब्जा लेने और दोबारा 18 मुकदमे दाखिल किए हैं। इससे पहले मामले की सुनवाई 16 दिसंबर को हुई थी। और फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।
जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। डीडी न्यूज़ पर आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने स्वदेशी रूप से विकसित पैरासीटामोल की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि CSIR ने दर्द निवारक और बुखार कम करने वाली दवा पैरासीटामोल का उत्पादन करने के लिए स्वदेशी तकनीक विकसित की है। कर्नाटक की सत्यदीप्ता फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड इसका उपयोग घरेलू स्तर पर किफ़ायती पैरासीटामोल का उत्पादन करने के लिए करेगी। वर्तमान में भारत विभिन्न देशों से पैरासीटामोल के लिए प्रमुख कच्चे माल का आयात करता है। CSIR की नई पहल से इस और आयात में कमी आएगी और भारत पैरासीटामोल मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर बनेगा। 40वें DSIR स्थापना दिवस समारोह में केंद्रीय मंत्री ने बताया कि असामान्य और विशिष्ट ड्रग रेसिस्टेंट बैक्टीरिया के इलाज के लिए भारत में कई दवाइयां विकसित हुई हैं, जिनमें भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित एंटीबायोटिक नेफ्रिथ्रोमाइसिन भी शामिल है। इस दौरान CSIR से MSME को 16 और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किए गए हैं। आपको बता दें कि लघु उद्योग भारती के 100 दिवसीय 100 प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के तहत CSIR और MSME इकाइयों के बीच 57 टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र सफलतापूर्वक किए गए हैं। केंद्रीय पशुपालन मंत्री राजीव रंजन सिंह प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के कार्यान्वयन का अध्ययन करने के लिए आज गुवाहाटी में एक समीक्षा बैठक करेंगे। लगभग 50 करोड़ रुपए की प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। इन परियोजनाओं से पूर्वोत्तर क्षेत्र में मत्स्य पालन क्षेत्र को आगे बढ़ाने और आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी। पूर्वोत्तर क्षेत्र के मत्स्य पालन लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे, जिनमें NFDP रजिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र, KCC कार्ड, सर्वश्रेष्ठ FFPO और मत्स्य पालन स्टार्टअप के लिए पुरस्कार शामिल है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन और SP सिंह बघेल सभी 8 पूर्वोत्तर राज्यों के मत्स्य पालन मंत्री भी इस बैठक में भाग लेंगे। ये इवेंट हाइब्रिड मोड में आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय इस्पात और भारी उद्योग मंत्री HD कुमारस्वामी आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में इस्पात और उद्योग के लिए PLI योजना 1.1 का शुभारंभ करेंगे और आवेदन आमंत्रित करेंगे। इससे 14,760 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा इस्पात मंत्रालय की PLI योजना से 27,106 करोड़ रुपए के निवेश और करीब 8 मिलियन टन स्पेशलिटी स्टील के अनुमानित उत्पादन की संभावना है। नवंबर 2024 तक कंपनियों ने पहले ही 18,300 करोड़ का निवेश कर दिया है और 8,660 से अधिक रोजगार सृजित किए हैं। केंद्र सरकार की PLI स्कीम की अवधारणा 2020 के वैश्विक लॉकडाउन के दौरान तैयार की गई थी। इसमें घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। शुरुआत में 3 क्षेत्रों के लिए शुरू की गई PLI योजना को बाद में नवंबर 2020 में विस्तार देते हुए इसमें स्टील को भी शामिल कर लिया गया। इस्पात मंत्रालय लगातार इस योजना के तहत भाग लेने वाली कंपनियों के साथ बातचीत कर रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि अधिक भागीदारी को आकर्षित करने के लिए इस योजना को फिर से अधिसूचित करने की जरूरत है। और आइए बात करते हैं महाकुंभ की। महाकुंभ 2025 में आने वाले श्रद्धालुओं को जागरूक करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा एक शॉर्ट फिल्म भी बनाई गई है। ऐसा इसलिए ताकि महाकुंभ में आने वाले इच्छुक श्रद्धालुओं को साइबर क्राइम से बचाया जा सके। इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक परिवार ऑनलाइन होटल की बुकिंग करता है, जिसमें उनको लुभावने ऑफर दिए जाते हैं। उक्त लुभावने ऑफर में फंसकर परिवार अपनी गाढ़ी कमाई के पैसे से होटल की बुकिंग करके जब प्रयागराज में दिए गए लोकेशन पर पहुंचता है, तब उस स्थान पर होटल की जगह एक खाली प्लॉट मिलता है। इतना ही नहीं, जब उनके द्वारा रुकने के लिए सड़क पर लगे QR कोड को स्कैन किया जाता है, तब बुकिंग की जगह उनके पैसे कट जाते हैं। फिल्म के अंत में संदेश दिया गया है कि ये साइबर अपराधी फेक लिंक और वेबसाइट के जरिए चूना लगा सकते हैं, जिससे सचेत रहें। इसलिए कुंभ की अधिकृत वेबसाइट kumbh.gov.in पर जाकर
होटल इत्यादि की लिस्ट देखकर ही बुकिंग करने की जनता से अपील की गई है। वीडियो को उत्तर प्रदेश पुलिस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया गया है। साथ ही प्रयागराज में ठहरने के स्थानों की सूची का लिंक भी इसमें पोस्ट किया गया है, जिसके जरिए श्रद्धालु अपने लिए उपयुक्त ठहरने का स्थान चुन सकें। 35,000। देखिए, जब आप पहुंचेंगे स्टेशन तो गाड़ी आएगी लेने के लिए। सुबह जब होटल पहुंचेंगे वहाँ ब्रेकफास्ट मिलेगा, रात को डिनर मिलेगा और ये महाकुंभ में स्नान के अलावा प्रयागराज की साइट सीइंग भी करवा रहे हैं। अरे अब तो फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। अरे यहाँ तो खाली प्लॉट है, रिजॉर्ट कहाँ गया? पहले ही मना किया था। खाइए ना। सिर्फ 999 में कुंभ कॉटेज, ऑप्शन बुरा नहीं है। लाज बच गई शर्मा जी। वाह, ये साइबर अपराधी जो हैं फेक वेबसाइट और लिंक के जरिए आपको चूना लगाने की कोशिश करेंगे। आप बस kumbh.gov.in पर जाइए, वहाँ आपको मिलेंगे होटल्स, गेस्ट हाउस, कॉटेजेस की लिस्ट। उसमें से अपनी जगह पसंद कीजिए और चैन से आइए। डिजिटल कुंभ है भाई। महाकुंभ के लिए प्रयाग शहर में तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। स्वच्छ महाकुंभ के लिए सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर विभिन्न संगठन प्रयास कर रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र की एक खास रिपोर्ट। स्वच्छ महाकुंभ हो, इसके लिए तमाम स्वयंसेवी संस्थाएं अपने तौर पर काम कर रही हैं। सरकारी एजेंसियां तो काम कर ही रही है, गंगा टास्क फोर्स भी जुटा हुआ है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं जो जागरूकता फैला रहे हैं कि स्वच्छ महाकुंभ हो। क्या कहना चाहिए? हमारा इस कार्यक्रम के दौरान यही उद्देश्य है कि पूरे 45 दिनों तक किस तरीके से हम महाकुंभ को प्लास्टिक मुक्त रख सकते हैं और गंगा मैया को सच में स्वच्छ बना सकते हैं। उसके लिए हमने एक थैला एक थाली का अभियान शुरू किया है, जिसमें हमारे पास अभी तक पूरे भारत से 21 लाख के करीब थैला और थाली इकट्ठे हो चुके हैं, जिनको हम जगह जगह भंडारों में, जहाँ भंडारे होते हैं वहाँ वितरित कर रहे हैं, जिससे कि भंडारों में प्लास्टिक के बर्तन ना यूज़ करके हम स्टील की थाली यूज़ करें। तो हम देख रहे हैं कि आप लोगों को जागरूकता में एक इस अभियान के तहत शामिल कर रहे हैं। तो इस तरह के प्रयास अलग अलग स्वयंसेवी संस्थाएं कर रही हैं। हरित कुंभ, स्वच्छ कुंभ बनाने के लिए सिंगल प्लास्टिक का यूज प्रयोग में नहीं लाना है और डिस्पोजल को नहीं प्रयोग करना है। इसलिए हम लोगों ने एक थैला एक थाली का अभियान का नारा दिया है। दरअसल थाली से जो कुंभ में अन्य क्षेत्र है वो सिंगल यूज प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं, या पत्तल या दोना या जो भी इस्तेमाल करते हैं वो यही डंप करके छोड़ के चले जाते हैं। थाली से उसी का इस्तेमाल कम हो जाएगा और सबसे बड़ी बात यह है कि उससे लगभग 10 से 20% प्रदूषण तो कम होने ही वाला है। इस तरह से देखिए अभियान चल रहे हैं, अलग अलग स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, एनजीओ हैं, सरकारी एजेंसियां हैं, आपस में मिलकर काम कर रही हैं, जिससे स्वच्छ कुंभ की जो अवधारणा है उसे जमीनी स्तर पर साकार किया जा सके। कैमरामैन मोर मुकुट के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, प्रयागराज। तो हर स्तर पर जागरूकता जो है वो नजर आती है। वहीं प्रयागराज में पहली बार यूपी टूरिज्म डिपार्टमेंट के सहयोग से निजी कंपनी इवो लाइफ स्पेस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस डोम सिटी बना रही है। ये गोलाकार गुंबदनुमा घर अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस कैसे होंगे, इसका जायजा लिया प्रयागराज से हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्रा ने। प्रयागराज के महाकुंभ में पहली बार डोम सिटी बनाई जा रही है। तमाम सुविधाओं से लैस है ये डोम सिटी। देश विदेश से जो श्रद्धालु आते हैं, अगर वो ज्यादा सुविधा वाली जगह पर रुकना चाहते हैं तो उसकी भी व्यवस्था इस बार महाकुंभ 2025 में प्रयागराज में की गई है। डोम सिटी में बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सुविधाजनक, जो भी इनफैक्ट जो भी बाहर से लोग आते हैं उनको यहाँ पर कुंभ के मेला ग्राउंड में क्षेत्र में बहुत सारी चीजें होती है, फैसिलिटीज उनको चाहिए होती है। तो यहाँ मैंने देखा कि यहाँ ऑलमोस्ट सारी सुविधाएं उन्होंने उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास किया है। जो लोग, जिनको लगता है कि थोड़ी दिक्कत झेलनी पड़ती है कुंभ के मेले में, तो उनके लिए ये एक सुविधा वाली जगह बनाई गई। यहाँ पर जो शहर है बसाया गया है ना, इसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। ये इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत। आप आइए, इसको महसूस करिए, इसको महसूस करिए। आप जिंदगी में एक बार आना तो बनता ही है यहाँ पर। सबसे पहले तो योगी जी और माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। इतनी अच्छी व्यवस्था है और जैसा कि आपने डोम सिटी के विषय में बताया, एक वास्तव में एकदम दिव्य चीज है, दिव्य कुंभ है। यहाँ पर लोगों को आना चाहिए, सारी सुविधाएं हैं
और जिन लोगों ने बुक कराया है वो तो अद्भुत आनंद लेंगे, क्योंकि यहाँ पर सबसे अच्छी बात जो है कि अगर आप उसके कर्टेन हटा देते हैं तो 360 डिग्री विजन है। किसी भी क्षेत्र से, किसी भी एरिया से आप पूरा यहाँ का दृश्य देख सकते हैं। बहुत ही अलौकिक, बहुत ही सुंदर व्यवस्था है। यूपी सरकार ने तमाम ये कोशिश की है, सुनिश्चित किया है कि ये जो डोम सिटी है इसमें अलग अलग सुविधाओं वाले लग्जरी कॉटेज भी मौजूद है। तो महाकुंभ 2025 का एक नया अनुभव आपको इस बार देखने को मिलेगा। कैमरामैन मोर मुकुट के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, प्रयागराज। महाकुंभ में करीब 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। इस दौरान लोगों के लिए संचार व्यवस्था अच्छी रहे, इसके लिए सरकारी और निजी कंपनियों ने कई जगहों पर टावर लगा रहे हैं। इस बारे में प्रयागराज महाकुंभ का और जायजा लिया हमारे संवाददाता रामेंद्र सिंह ने। महाकुंभ की तैयारियां केवल सरकार नहीं कर रही है, निजी कंपनियां भी कर रही हैं। जो निजी कंपनियां मोबाइल को नेटवर्क प्रोवाइड कराती हैं, उन कंपनियों ने यहाँ 128 टावर लगाए हैं और लगभग पूरे कुंभ के दौरान 30 करोड़ से अधिक लोगों को नेटवर्क सुविधा उपलब्ध कराएंगी। आप देखिए किस तरीके से टावर लगाए गए हैं और इसको इस तरह डिजाइन किया गया है कि कहीं भी खड़ा करके और पूरी सुविधा दी जा सके। हमारे साथ कुछ काम करने वाले लोग हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या सुविधाएं हैं। हमारा 128 टावर लगा हुआ है यहाँ पे, जो समय 30 करोड़ तक यहाँ पे हम जनता संख्या को मतलब इसको प्रोवाइड करवा सकते हैं। नेटवर्क है यहाँ करवा सकते हैं हम लोग। यहाँ पे 30 से 35 करोड़ तक का हमारा टारगेट है, सबको हम नेटवर्क प्रोवाइड करवा दें। ये हमारा जो है रनिंग वाला टावर है, हम जिससे इसको इंस्टॉल करके कहीं इंस्टॉल करके इसको हम लोग रन करके इसमें जो भी जियो का, अपना वोडाफोन का और अपना VI का भी लग जाएगा और BSNL का भी लग जाएगा और एयरटेल का भी लग जाएगा। आप जब आएँ तो नेटवर्क के सहारे, आप मोबाइल के सहारे अपने घर से जुड़े रहें, अपने प्रियजनों से जुड़े रहे हैं। कोई सुख या दुख की खबर हो तो आप उन तक पहुंचा सकें। प्रयास करिए कि सुख की ही खबर यहां से जाए। महाकुंभ इस तरीके से बनाया गया है, इस तरह से व्यवस्था दी गई है कि खुशी से आएँ और खुशी से अपने घर जाएं। ये व्यवस्था प्रयास किया गया है कि दी जाए। कैमरामैन विवेक कश्यप के साथ रामेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, प्रयागराज महाकुंभ। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, वो आपके साथ साझा कर लेते हैं। जी हाँ, आपको बता दें, भारत में HMPV वायरस के कर्नाटक में 2 केस मिले हैं। तो भारत में HMPV वायरस के 2 मामले सामने आए हैं। आपको बता दें 3 महीने और 8 महीने के बच्चे में ये वायरस अभी तक मिला है। कर्नाटक से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर 2 केस पॉजिटिव मिले हैं। एक 3 महीने और 8 महीने के बच्चे में ये वायरस फिलहाल मिला है। हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितेंद्र, क्या ताज़ा जानकारी मिल पा रही है इस पूरे मामले में? 2 मामले HMPV वायरस के सामने आए हैं। निश्चित तौर पे मुकुल, अभी स्वास्थ्य मंत्रालय ने कंफर्म किया है कि कर्नाटक में, बेंगलुरु में 2 जो HMPV वायरस के मरीज है उनको डिटेक्ट किया गया था। जो ICMR की जो सर्विलांस टीम ने उनको डिटेक्ट किया था और उन दोनों बच्चों का, जिनमें से एक बच्चा जो 3 महीने का था, उसका इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी मिल चुका है और जो दूसरा बच्चा 8 महीने का है वो उसका इलाज चल रहा है और वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है। और ये सब हुआ है जो ICMR की पूरे देश भर में जो नेटवर्किंग सिस्टम है सर्विलेंस की, उसके तहत ये पकड़ में आया है। और जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो वायरस है वो ग्लोबली स्प्रेड है, चारों तरफ से फैला हुआ है, बाकी अन्य दूसरे देशों में भी। और भारत की जो सर्विलेंस सिस्टम है काफी मजबूत है और उसी के तहत इसको डिटेक्ट किया गया है। और जो ICMR है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय है, NCDC है, तमाम जितनी एजेंसियां हैं वो विश्व स्वास्थ्य संगठन के संपर्क में हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनके संपर्क में हैं। और उसको लेकर के जितने तरह के कदम उठाने हैं भारत सरकार की तरफ से, तमाम कदम उठाएंगे हैं। जितनी भी लेबोरेटरी है देश भर में उसको स्ट्रांग किया गया है, नेटवर्क को एक्टिव रखा गया है जांच के लिए कि जितने भी अगर जो इलनेस इस तरह के है जिसमें स्वास्थ्य से रिलेटेड, चाहे वो सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार से रिलेटेड मरीज हैं, उनके सैंपल को तत्काल लेबोरेटरी से जांच की जाए। तो वो सिस्टम को मजबूत किया गया है। इन 2 मामलों में क्या इनकी किस तरह का कोई अभी तक हिस्ट्री सामने आई है कि बाहर से इनके आने जाने का, किस वजह से आखिर जो वायरस है इसकी पुष्टि हुई है? देखिए, जो प्रेस रिलीज में बताया गया है कि इन दोनों ही बच्चों में इंटरनेशनल ट्रेवल का हिस्ट्री नहीं है, यानी कि ये किसी भी विदेश
दौरे पे नहीं थे या फिर इनका विदेश से बाहर नहीं गए थे, इसका मतलब ये है कि ये वायरस जो है भारत में पहले से है। और अगर ये मान के हम चलें कि बाकी देश के अलग अलग हिस्सों में भी होगा, उसकी मौजूदगी होगी, और जो सर्वेलेंस सिस्टम है ICMR का, स्वास्थ्य मंत्रालय का, उसके तहत ये पकड़ में आ रहा है। क्योंकि इस तरह के अगर लक्षण बच्चों में है, सर्दी जुकाम बुखार खांसी, तो उसकी जांच हो रही है, उसके सैंपल को लेबोरेटरी में टेस्ट के लिए भेजा जा रहा है, तो उसी के तहत पकड़ में आया। तो निश्चित तौर पर इसका इंटरनेशनल ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है इन दोनों बच्चों का, इन दोनों मरीजों का। बावजूद इसके इसका मतलब ये हुआ कि भारत में पहले से ये मौजूद है। जी बिल्कुल नितिन, लेकिन जिस तरीके से जो इसके लक्षण हैं उसको लेकर किस तरह के दिशा निर्देश क्या अभी स्वास्थ्य मंत्रालय ने कुछ जारी किए हैं? देखिए, सिंपल इसमें है कि सर्दी जुकाम बुखार ये इसके सिम्टम हैं, और सबसे ज्यादा 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो प्रभावित होते हैं। अभी विस्तृत गाइडलाइन अभी जारी की जाएगी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से, लेकिन मोटे तौर पे जो इंटरनेशनल WHO की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई उसमें यही है कि सर्दी जुकाम खांसी बुखार इस तरह के सिम्टम्स इसमें पाए जा रहे हैं। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका नितेंद्र इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने पुष्टि की है अगर बात की जाए HMPV वायरस की, इसके 2 मामले मिले हैं और किस तरह के लक्षण हैं इस पर लगातार स्वास्थ्य मंत्रालय निगरानी भी रख रहा है कि और किस तरह मामले की पुष्टि ना हो। फिलहाल हम यहाँ रुकने एक और छोटे से ब्रेक के लिए बहुत जल्द लौटते हैं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। DD न्यूज़ पर आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अयोध्या के भव्य मंदिर में रामलला के विराजमान होने के 1 वर्ष पूरे होने पर 11 से 13 जनवरी तक प्रतिष्ठा द्वादशी का आयोजन किया जाएगा। पहले दिन 11 जनवरी को CM योगी आदित्यनाथ गर्भगृह में श्री रामलला का अभिषेक करेंगे। इसके बाद अंगद टीला पर होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्घाटन कर श्रद्धालुओं को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर कलाकार सोनू निगम, शंकर महादेवन और मालिनी अवस्थी समेत कई मशहूर कलाकारों द्वारा गाया हुआ भजन भी रिलीज किया जाएगा। इसकी तैयारियां तेजी से चल रही हैं। महोत्सव के मद्देनजर नगर के प्रमुख चौराहों, लता चौक, जन्मभूमि पंथ, श्रृंगार हाट, राम की पैड़ी, सुग्रीव किला, छोटी देव काली समेत अन्य स्थल जो हैं उन पर कीर्तन होगा। इसमें युवा कलाकार वाद्य यंत्रों से नगरी को मंत्रमुग्ध करते हुए नजर आएंगे। और खबर बस्तर से, जी हाँ, छत्तीसगढ़ के बस्तर रीजन नक्सलियों का सबसे बड़ा गढ़ है। नक्सली यहाँ के जंगलों में पनाह लेकर सुरक्षा बलों पर हमले करते रहे हैं। नक्सलियों के लाल आतंक को खत्म करने के लिए सुरक्षा बल लगातार ऑपरेशन चला रहे हैं। वहीं बस्तर के रहने वाले स्थानीय लोगों का कहना है कि बस्तर में नक्सलियों का खौफ कम हुआ है। बस्तर में रहने वाले स्थानीय लोगों से DD न्यूज़ संवाददाता सोमेश पटेल ने खास बातचीत की। देखिए उनकी ग्राउंड रिपोर्ट। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हो रहा है, जिसमें सुरक्षा बलों को लगातार सफलता मिल रही है। इस वक्त मैं बस्तर में हूं और यहां पर स्थानीय लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे किस तरह से यहां पर नक्सलियों का जो खौफ था खत्म हो चुका है। किस तरह की जो नक्सलियों की समस्या थी खत्म हो रहा है, खात्मे की ओर है, क्या कहें? नक्सल अभी कांकेर जिले में जो है ना, तो नक्सल प्रभावित पहले था, अभी पूरा खत्म हो चुका है। अब बस्तर साइड होगा वो तो अब नहीं जानते हैं अपन, हमारी तरफ तो पूरा खत्म हो चुका है वो। किस तरह से बस्तर में विकास हो रहा है? हाँ, पहले की तरह अभी विकास काफ़ी है। ऐसा नक्सल समस्या है हमारे यहाँ बस्तर में, वो ख़त्म हो रहा है क्योंकि सरकार जो है विशेष ध्यान दे रहा है। जगह जगह चौकी खोले हैं और पुलिस अधिकारी भी ध्यान दे रहे हैं। गांव के लोग जागरूक हैं, उसके बारे में ध्यान दे रहे हैं और शासन को वो भी उनके प्रति समर्पित कर रहे हैं। नक्सलवाद जो है धीरे धीरे कम हो रहा है। सरकार हमको अच्छा सुरक्षा दे रहा है। आप क्या कहेंगे, किस तरह से अब डर नहीं लग रहा आप लोग को? नहीं। क्यों डर नहीं लगता? क्योंकि यहाँ नक्सली है ही नहीं, तो क्यों डर लगेगा। पहले क्या दिक्कत था? पहले भी हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं था। पहले नक्सल कांकेर जिले में था, अपने गांव साइड नहीं था। बस्तर में किस तरह का दहशत था पहले? बस्तर में बहुत सारा दहशत था। कभी किसी सुरक्षा बलों को मार गिराते थे, कभी ग्रामीणों को मार गिराते थे, तो वो वही डर था। अब दहशत खत्म हुई है? अब तो बहुत हद तक दहशत खत्म हो चुका है।
तो आप साफ तौर पे सुन रहे थे स्थानीय लोगों को, जिनका साफ तौर पे कहना है कि छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सल समस्या खत्म हो रही है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी दावा किया है कि 2026 तक नक्सलवाद खत्म कर दिया जाएगा। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज़, बस्तर। बुलेटिन में बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबर की भी। आपको बता दें, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पर इस्तीफे का जबरदस्त दबाव है। द ग्लोब एंड मेल के रविवार को सूत्रों के हवाले से बताया गया कि जस्टिन ट्रूडो इसी सप्ताह या अगले 1 या 2 दिनों के भीतर पद छोड़ सकते हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पिछले काफ़ी समय से पार्टी के अंदर पनपे असंतोष का सामना कर रहे हैं। लिबरल पार्टी के कई नेता जस्टिन ट्रूडो के कई फैसलों से नाखुश भी बताए जा रहे हैं। उम्मीद है कि बुधवार को होने वाली एक महत्वपूर्ण कॉक्स बैठक से पहले वे अपना पद छोड़ सकते हैं। अधिकांश सर्वे ने इस साल होने वाले चुनावों में ट्रूडो के नेतृत्व में पार्टी की हार की भविष्यवाणी की है। वहीं प्यूरे पोलिवरे की कंजर्वेटिव पार्टी की जीत का अनुमान लगाया गया है। और आपको बता दें, भारतीय ऑलराउंडर ऋषि धवन ने सीमित ओवरों के क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। धवन ने ये घोषणा विजय हजारे ट्रॉफी के ग्रुप चरण के अंतिम दिन के बाद की। 34 वर्षीय धवन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 4 बार भारत का प्रतिनिधित्व किया है, जिसमें से सभी 4 मैच उन्होंने वर्ष 2016 में खेले। वह पहले आईपीएल में मुंबई इंडियंस, पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स का भी हिस्सा रहे हैं, लेकिन हाल ही में हुई नीलामी में उन्हें कोई खरीदार नहीं मिला। और ऑस्ट्रेलिया के हाथों बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी गंवाने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने भारतीय टीम के प्रमुख बल्लेबाज विराट कोहली और कप्तान रोहित शर्मा को लेकर कहा कि सीरीज में दोनों वरिष्ठ खिलाड़ी बल्ले से संघर्ष करते दिखे। उन्होंने उम्मीद जताई है कि वे भारतीय क्रिकेट को आगे ले जाएंगे। वे जो भी योजना बनाएंगे वह भारतीय क्रिकेट के सर्वोत्तम हित में होगी। साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया तीसरे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में आमने सामने होंगे। ऑस्ट्रेलिया ने सिडनी में भारत को हराकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 3-1 से सीरीज जीतने के साथ ही फाइनल में जगह बनाई। ये मुकाबला 11 से 15 जून के बीच लॉर्ड्स में खेला जाएगा। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।